जय माता दी। श्री सेवा सत्संग धाम परिवार के समस्त सदस्यों के लिए अंग्रेजी नववर्ष 2025 मंगलमय हो। माता ज्वालामुखी के दरबार में हम माँ ज्वाला मैया से यही प्रार्थना करते हैं, आप सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हेतु, और ये अवसर है जब वर्ष 2025 की पहली कथा फिर से सकरी पंचायत के चतरा मैदान में आयोजित की जा रही है। पिछले वर्ष भी हिमाचल प्रदेश के बगलामुखी धाम के समीप ही वर्ष 2024 की पहली कथा में हम अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता डॉक्टर दास महेश व्यास जी के साथ इसी मैदान पर शामिल हुए थे। ये सौभाग्य की बात है कि आचार्य संजीव शर्मा जी ने पुनः आसपास के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव के लोगों को एकत्रित किया और अपने संकल्प की पुनरावृत्ति करते हुए वर्ष 2025 की प्रथम कथा भी यहीं पर आयोजित की। इस कथा के आयोजन हेतु पिछली वर्ष हम लोग कलश शोभा यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार हम वर्ष 2024 के अंतिम दिवस को यहाँ पर इस शोभा यात्रा के साथ मना रहे हैं और हम विदाई दे रहे हैं वर्ष 2024 को। इस खूबसूरत विदाई में हमें बहुत ही आनंद आया जब हमारी शोभा यात्रा आस पास के लगभग 8 से 10 गांव से होकर गुजरी और हमने लगभग 2 से ढाई घंटे की इस यात्रा में 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा की और इस यात्रा का पहला विश्राम लिया जलख महादेव के मंदिर में। इस दिव्य मंदिर के प्रांगण में हम लोगों ने जहां यात्रा का विश्राम लिया, वहीं भजन कीर्तनों का आनंद लिया और भजन कीर्तनों के साथ साथ यहाँ पर हमने आनंद लिया ढोलक की थाप पर नृत्य करते करते ही मुझे थोड़ा सा अवसर मिला और मैं मंदिर के परिसर में घूमने गया और घूमते घूमते वहाँ के सेवक ने मुझसे एक पीड़ा व्यक्त की। उस पीड़ा को मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ और वाकई में ही वो पीड़ा का विषय था कि मंदिर परिसर में रुद्राक्ष का वृक्ष था जिसकी टहनी किसी ने काट दी थी और ये अपने आप में बहुत ही पीड़ादायक था, क्योंकि ये वृक्ष हैं जो हमें प्राणदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और इस ऑक्सीजन से ही हमारा जीवन चलता है। हमारा ही नहीं बल्कि इस सृष्टि में अनेकों जीव जंतु जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उनका जीवन इसी ऑक्सीजन के सहारे चलता है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप वृक्षों की सेवा पुत्र से बढ़ कर के करें, पुत्र के समान ही वृक्ष की भी सेवा करें, ताकि आने वाले पीढ़ियों तक यह सृष्टि, यह भगवान की रचाई हुई सृष्टि यूं ही रहे और हमारी आने वाली संतानें, हमारी पीढ़ियां इस खूबसूरत कृति में जीवन यापन कर सके सुगमता से। और इस आनंद के क्षण के बाद जलख महादेव के मंदिर से अब हमें आगे बढ़ना था। हमारी शोभा यात्रा का आनंद और भी बढ़ गया जब हमारे साथ यहाँ के स्थानीय आचार्य लक्ष्मीकांत जी और पंडित गोल्डी शर्मा जी और नितेश विशिष्ट जी भी इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने और इस कथा के संयोजक आचार्य संजीव शर्मा जी खुद इस शोभा यात्रा में हमारे साथ बने रहे और उनके साथ इस कथा में और भी आनंद। सभी भक्त वृंदों का अभिवादन स्वीकारने के पश्चात महाराज जी पुनः गाड़ी में बैठे जलख महादेव के मंदिर से और ये हमारी गाड़ियों का दल अब आगे बढ़ रहा था और अब हमें गुजरना था बिलासपुर गांव से, जहां माता बिलासा के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे थे माँ बिलासा के दरबार से हरिपुर की तरफ। हरिपुर में जहां रामचंद्र जी का भव्य दरबार है और वहीं पर हमारा अगला पड़ाव रखा गया था। और अब हम वहाँ तक पहुँचने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो हम बिल्कुल वन के बीच से जब गुजरे तो इतना सुंदर अद्भुत नज़ारा देखते ही बन रहा था कि प्रकृति ने किस तरह से हिमाचल प्रदेश को संजोया है। अपने आप में हिमाचल समतल
मैदान से लेकर पहाड़ों तक विहंगम दृश्य रखता है और अपने आप ही यहाँ लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है ये हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहाँ पर पग पग पर देवता विराजमान है। ऐसे ही देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग आज इस शोभा यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। हमने जाना था हरिपुर में स्थित लगभग 800 वर्ष से भी अधिक प्राचीन श्री राम मंदिर, और उससे पहले हम गुजरे एक सुंदर पुल के ऊपर से, और जहां से हम साफ देख रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पर्वत श्रृंखला में सफेद बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ियां इस वक्त हमारी यात्रा को अपने आशीर्वाद से कृपा बरसा रही थी। और हम इस पुल के ऊपर से आगे बढ़े और आगे आचार्य संजीव शर्मा जी ने हमारा स्वागत किया और हम रामचंद्र जी के दरबार में पहुंचे और हमने वहां पर रामचंद्र जी के भव्य दरबार में शीश नवाया। हमने देखा कि रामचंद्र जी संग जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां वहां पर विराजमान है, प्रतिष्ठित हैं। हमने आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद के बाद अब हम बाहर भजनों के संग फिर से नृत्य करने लगे और यहाँ पर जैसे ही हम झूमते रहे वैसे ही हमें इशारा मिला कि इसी दरबार के साथ नवदुर्गा का भी एक मंदिर स्थित है और नवदुर्गा का आशीर्वाद भी हमने लिया। और उसके बाद मालूम पड़ा कि जहां रामचंद्र जी का दरबार सजता है वहां रामदूत हनुमान अवश्य होते हैं। और फिर हमने रामदूत हनुमान के भी दर्शन किए, पंचमुखी हनुमान के दर्शन के पश्चात अब वो सौभाग्य आया जब पूजनीय व्यास जी महाराज के हाथों से सबको प्रसाद वितरण किया गया और इस प्रसाद ग्रहण करते हुए बहुत ही सुखद अनुभूति मिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो रामचंद्र जी के आशीर्वाद संग माता जानकी का भी आशीर्वाद मिल गया हो। और ये प्रसाद सभी सौ प्रेम यहाँ पर ग्रहण कर रहे थे और यहाँ पर भी एक विशालकाय वट वृक्ष के नीचे हम लोग बैठे थे। अपने आप में ये वृक्ष हमें कुछ संदेश दे रहे थे। और उसके पश्चात हम आगे बढ़ रहे वापस कथा पंडाल की तरफ और बीच में पड़ा एक सुंदर स्थान गुलेर, जो कि इस क्षेत्र का अंतिम रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। और ये अपने आप में इस यात्रा को और दिव्य बनाता है। और ये एक सवाल भी पैदा कर रहा था मन में, क्योंकि हम रेल की पटरी के साथ जैसे ही रेल की पटरी को क्रॉस करके गुजरे तो देखा कि ये रेलवे पटरियां जो अंग्रेज़ों के ज़माने से ज्यों की त्यों खड़ी हैं और बहुत समय गुजर गया आज़ाद हुए, लेकिन आज भी रेलवे वहीं की वहीं है। हिमाचल प्रदेश में अगर रेलवे की स्थिति को थोड़ा विस्तारित किया जाए तो और भी आनंद आता है रेलवे यात्रा का। लेकिन फिर हम पहुंच गए थे अपने बिलासा माता के दरबार में, जहां सभी ने अपने कलशों में जल भरा प्राचीन बावड़ी से और माता का आशीर्वाद रूपी यह जल कथा पंडाल तक पहुंचाया। और पहले ही दिन हमने पूजनीय व्यास जी महाराज से लिया आशीर्वाद। प्रवचनों का यह आनंद लेने के पश्चात समस्त भक्तजनों के साथ अब हमने लिया भोजन का आनंद और सभी को हमने सूचित किया कि अब कल से हम इस कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं।